Welcome students. Let's start with the introduction to corporate finance part 2. But before moving further, we will have a quick recap of what we have done in the previous video. तो हमने हमारे previous video में क्या सीखा? हमने corporate finance का meaning सीखा. So what is the meaning of the word corporate? Corporate means big companies or large business organizations. Now, what is the meaning of the word finance? Finance means money. पर यहाँ पे finance का मतलब सिर्फ money नहीं है. Finance means money management as well. यानी money को कैसे properly manage करना है, ये भी finance का meaning है. तो बेसिकली ये पूरा जो वर्ड है कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसका क्या मतलब है, कैसी अपनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपना जो फाइनेंस है वो कैसे रेस करती हैं और उसे कैसे प्रॉपरली यूज़ करती है, इसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस. नाउ लेट्स मूव टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉर्पोरेट फाइनेंस. कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द रेजिंग एंड यूज़ ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉरपोरेशन. सो ये क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद रेजिंग यानी फाइनेंस को कैसे रेज करना है, कैसे एक्वायर करना है, और उसके बाद एक बार आपने फाइनेंस को रेज कर लिया उसके बाद फाइनेंस को कैसे यूज़ करना है, ये पूरा है कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग. उसके बाद हमने एक डेफिनेशन देखा था हेनरी हॉगलैंड का, और हेनरी हॉगलैंड ने अपने डेफिनेशन में क्या कहा है, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विथ एक्विजिशन एंड यूज़ ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. वो कहते हैं कि कॉर्पोरेट फाइनेंस किस चीज़ से डील करता है, इट डील्स विथ एक्वायरिंग द कैपिटल यानी मनी को कैसे एक्वायर करना है, और एक बार आपने कैपिटल या मनी को एक्वायर कर लिया उसके बाद आपके बिजनेस में वो फाइनेंस या कैपिटल को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज़ करना है, ये है कॉर्पोरेट फाइनेंस. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने एज अ फाइनेंशियल मैनेजर कॉर्पोरेट फाइनेंस में कौन से 2 इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं वो पढ़ा था हमने. सो फर्स्ट इज़ फाइनेंसिंग डिसीजन. फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या पढ़ा था हमने कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए फाइनेंस कैसे रेज कर सकती है. नाउ देयर आर वेरियस वेज, या तो आप इक्विटी कैपिटल इशू कर सकते हो या डेट कैपिटल से आप आपका फाइनेंस रेज कर सकते हो. इक्विटी कैपिटल से अगर आप आपका फाइनेंस रेज करने वाले हो तो या तो आप इक्विटी शेयर्स इशू करोगे या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करोगे. अगर डेट कैपिटल से आप फाइनेंस रेज करने वाले हो तो आप बॉन्ड्स इशू करोगे, डिबेंचर्स इशू करोगे, या फिर आप बैंक के पास या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाके लोन लोगे. ये तो हो गया कि आप आपके कंपनी के लिए फाइनेंस कैसे एक्वायर करोगे. चलो आपने आपके कंपनी के लिए फाइनेंस एक्वायर कर लिया. अभी नेक्स्ट डिसीजन आपको लेना है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी जो आपके हाथ में फाइनेंस है, जो आपके हाथ में पैसा है, कैपिटल है, उसको आप कैसे इन्वेस्ट करोगे और कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे. सो एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आपको जो भी आपके कंपनी का फाइनेंस है उसे ऐसी ही जगह पे इन्वेस्ट करना है जिससे आपके कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, जिससे कंपनी को मैक्सिमम रिटर्न्स मिले और कंपनी सक्सेसफुल हो. अभी हम पढ़ेंगे द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस. देखो, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, मार्केटिंग एक्टिविटीज़, फिर पर्सनल एक्टिविटीज़ यानी एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज यानी HR डिपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं. पर ये सारे एक्टिविटीज़ में से सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी कौन सी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी. क्यों फाइनेंशियल एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो बाकी के एक्टिविटीज़ है ना, जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, और जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, ये सारी एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए क्या ज़रूरी है, फाइनेंस ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है. सो अभी हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, यानी ये जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों का पैसा है, ये जो पैसा है, फाइनेंस है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम अब पढ़ेंगे.
तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। एक एग्जाम्पल लो यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं पे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है, ठीक है। अभी आपको अगर कहीं पे जाने का प्लान बनाना है, सबसे पहले आप क्या देखोगे कि आपके पास अवेलेबल फाइनेंस कितना है, पैसा कितना है। तो उसी के बाद फिर डिसाइड होगा ना, आपके हाथ में पैसा कितना है, उसके बाद डिसाइड होगा कि आप कहाँ जाओगे, कितने दिन रहोगे। ये सारी चीज़ें बाद आती है, बट प्राइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, मनी। अगर वो ही नहीं होगा तो आप ना टूर कर पाओगे ना कहीं जा पाओगे। सो बिज़नेस में भी सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, फाइनेंस इम्पॉर्टेंट है, मनी इम्पॉर्टेंट है। विदाउट फाइनेंस कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकता या कोई भी डिसीजन वो नहीं ले सकता। सो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। देखो, कोई भी बिज़नेस में आपको डिसीजन लेना है, या तो आपको कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, या कोई नया वेंचर स्टार्ट करना है, या कोई आपका बिज़नेस को एक्सपांड करना है। ये सारे डिसीजन लेने से पहले आपको पहले ये चीज़ देखनी है कि क्या आपके पास प्रॉपर फंड्स अवेलेबल है ये सारी चीज़ें करने के लिए। It is difficult to perform any function of business enterprise independently without finance. विदाउट फाइनेंस आप आपके बिजनेस में कोई भी फंक्शन, कोई भी एक्टिविटी कैरी आउट नहीं कर सकते। यानी फाइनेंस इज़ प्राइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Every decision in the business is needed to be taken keeping in view of its impact on profitability. और जो भी आप डिसीजन लोगे अपने बिजनेस में, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी डिसीजन है, आप जो भी डिसीजन लो, उससे सिर्फ कंपनी को प्रॉफिट ही हो, नुकसान ना हो। देखो, मैनी अ टाइम्स क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब भी आपका बिज़नेस कैरी आउट करते हो तो आपके पास बहुत सारे प्लान्स होते हैं आपके बिज़नेस को आगे लेके जाने के लिए, ठीक है, आपके बिज़नेस को सक्सेसफुल करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने सोचा कि आपको एक होटल इंडस्ट्री, आपको एक अपना होटल स्टार्ट करना है। होटल स्टार्ट करना है तो आपको आपका होटल कौन से टाइप ऑफ फूड आप आपके होटल में रखोगे ये डिसाइड करना है। आपके पास 3 प्लान है। या तो आप इंडियन रेस्टोरेंट स्टार्ट करोगे जिसमें इंडियन हर टाइप का फूड मिलेगा, या तो आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हो, प्लान बी चाइनीज़ रेस्टोरेंट जिसमें आजकल ये जो चाइनीज़ फूड बहुत फेमस है। एंड थर्ड टाइप ऑफ रेस्टोरेंट इज़ इटालियन, जहाँ पे इटालियन फूड मिलता है। ये 3 प्लान्स आपके पास है। प्लान ए इज़ फॉर इंडियन रेस्टोरेंट, प्लान बी इज़ फॉर चाइनीज़ रेस्टोरेंट एंड प्लान सी इज़ फॉर इटालियन रेस्टोरेंट। अभी आपको डिसीजन लेना है कि इन तीनों में से आप कौन से टाइप ऑफ रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हो। आप डिसीजन लेने से पहले सबसे पहले क्या करोगे, आप स्टडी करोगे मार्केट की कि ज़्यादा डिमांड कौन से फूड की है, और उसी के बाद आप डिसीजन लोगे, और ऐसा डिसीजन लोगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। सो वैसे ही देयर आर ऑलवेज एन नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, बट मैनेजमेंट को, बिजनेस को कौन सा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है, वही ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। Whenever a business firm want to start a new venture, it needs to raise capital. Yes, अभी आप थोड़ी देर पहले होटल स्टार्ट करने वाले थे, उसके लिए आपने 3 प्लान भी बनाए थे ना। फर्स्ट वॉज फॉर इंडियन रेस्टोरेंट, सेकेंड वॉज फॉर चाइनीज़ रेस्टोरेंट एंड थर्ड वॉज फॉर इटालियन। पर ये चालू करने से पहले फाइनेंस तो लगेगा ना, कैपिटल तो रेज़ करना पड़ेगा। तो कैपिटल आप कैसे रेज़ कर सकते हो? सो यू हैव वेरियस ऑप्शंस। आइदर यू कैन इशू शेयर्स, या तो आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हो, या बॉन्ड इशू कर सकते हो, या फिर किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो, बिज़नेस कोई भी हो, रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे। पहले मोबाइल फ़ोन्स कैसे होते थे, अभी नहीं, एक 7-8 साल पहले की बात है। तब मोबाइल फ़ोन कैसे होते थे, एकदम छोटे से ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती थी उसमें, और कौन से फीचर्स हुआ करते थे उसमें, बस आप मैसेज कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा कॉल कर सकते हो, कॉल एंड मैसेज, ना कैमरा था ना कुछ।
उसके बाद जैसे लोगों की डिमांड्स बढ़ी, कस्टमर्स को और ज़्यादा चीज़ें वो मोबाइल फ़ोन में और ज़्यादा फीचर्स चाहिए, ऐसा हो गया। उसके बाद जो भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने रिसर्च किया कि कस्टमर की डिमांड क्या है और उसके हिसाब से उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में डेवलपमेंट लाए। फिर कैमरा आया। मोबाइल में पहले क्या होता था, टेक्स्ट मैसेज और कॉल, उसके बाद कैमरा का फीचर आया। कैमरा में भी सिर्फ बैक कैमरा होता था। फिर जैसे लोगों में सेल्फ़ी का क्रेज़ बढ़ते गया तो फ्रंट कैमरा का फीचर आ गया। उसके बाद अभी तो एंड्रॉयड सिस्टम है या आईफोन सिस्टम है, उसमें तो इतने सारे डेवलपमेंट्स आ गए हैं और रोज़ जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे और डेवलपमेंट्स आते जा रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है तो आपको आपके प्रोडक्ट में हमेशा डेवलपमेंट लानी है। और कैसी डेवलपमेंट लानी है? ऐसी डेवलपमेंट लानी है जो आपके कस्टमर को, जिस चीज़ की मांग आपका कस्टमर करता है। तो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स की दुनिया है ये। जो आपके कस्टमर को चाहिए वो ही आपको उन्हें प्रोवाइड करना है। So research and development must be undertaken for growth and expansion of the business. अगर आपको आपके बिजनेस को ग्रो करना है, एक्सपांड करना है, तो उसके लिए रिसर्च करना तो बहुत ज़रूरी है। डिटेल्ड टेक्निकल वर्क इज़ असेंशियल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप हैंडल करते हो, कोई भी प्रोजेक्ट अंडरटेक करते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है? उसका टेक्निकल वर्क की स्टडी करनी है। Research and development is a lengthy process and therefore funds have to be made available throughout the research work. देखो, सबसे पहले अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है, आपको उसमें कोई डेवलपमेंट लानी है। डेवलपमेंट तो एक दिन में नहीं होती। आपको सबसे पहले तो रिसर्च करना पड़ता है ना कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, फिर उसके हिसाब से आप आपके प्रोडक्ट को डेवलप करते हो, हाँ कि नहीं? तो डेवलप जब रिसर्च स्टार्ट होता है, उसके बाद जब रिसर्च जब तक एंड होता है, ये सारे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मनी इन्वॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। फॉर एनी रिसर्च वर्क यू नीड कंटिन्यूस फाइनेंशियल सपोर्ट। मैनी अ टाइम कंपनी हैज़ टू अपग्रेड इट्स ओल्ड प्रोडक्ट और डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स। बहुत बार ऐसे होता है कि कंपनी को अपने ओल्ड प्रोडक्ट्स को छोड़ के नए प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं या फिर अपने ओल्ड प्रोडक्ट्स में कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स लानी पड़ती है जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है? सर्वेस कंडक्ट करने पड़ते हैं, मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, एनालिसिस करना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें करने के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? फाइनेंस इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस को स्मूथली रन होने के लिए सबसे ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट है? अगेन फाइनेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। A smooth flow of corporate finance is needed so that salaries of employees are paid on time. अगर आपके फर्म में प्रॉपर फाइनेंस का फ्लो है तो आप आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरीज टाइम पे दे पाओगे। लोन्स आर क्लियर्ड ऑन टाइम। जो भी आपने किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिए हैं उसके जो इंस्टॉलमेंट्स है या इंटरेस्ट है वो आप टाइम पे दे पाओगे। अगर आपके पास प्रॉपर फ्लो ऑफ फाइनेंस है आपके बिजनेस में तो आप जो कंपनी को प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल लगता है वो आप परचेज कर पाओगे। सेल्स प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज़ कैरिड आउट स्मूथली। अगर आपको आपके जो ओल्ड प्रोडक्ट्स हैं उसके सेल्स को प्रमोट करना है, सेल्स प्रमोशन करना है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, उस सब के लिए भी कौन सी चीज़ की ज़रूरत है? फाइनेंस की ज़रूरत है। अगर न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना है फिर भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत है। सो बेसिकली एक फर्म को प्रॉपरली स्मूथली फंक्शन होने के लिए फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज फाइनेंस ब्रिंग्स अबाउट कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़। अभी जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़ है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ में एक कॉमन लिंक क्या है? फाइनेंस। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। Production will suffer if finance department does not provide adequate finance for the purchase of raw material.
देखो, प्रोडक्शन कोई भी चीज़ का, कोई भी प्रोडक्ट का जब प्रोडक्शन होता है, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वो प्रोडक्शन के लिए पैसा ही नहीं दिया तो क्या वो प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं। उसके बाद एंड मीटिंग अदर डे टू डे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो दिन में छोटी छोटी एक्सपेंसेस होती हैं एक फर्म की, उसके लिए पैसा नहीं दिया तो क्या ये जो बिजनेस है वो स्मूथली रन हो पाएगा? नहीं। Due to this, sale will also suffer and consequently the income of the concern as well as the rate of the profit will be affected. सोचो, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पैसा ही नहीं दिया तो क्या वो प्रोडक्शन कर पाएगा? अगर वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा तो क्या सेल्स हो पाएंगे? अगर सेल्स ही नहीं हो पाएंगे तो क्या बिजनेस को प्रॉफिट मिलेगा, इनकम मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कौन लाता है? फाइनेंस लाता है। अगर ये फाइनेंस ही नहीं होगा तो बिज़नेस में कोई भी एक्टिविटीज़ ठीक से नहीं हो पाएगी और बिज़नेस को कभी भी प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। सो फाइनेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़। उसके बाद है प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। देखो, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसे हमेशा ऐसा लगता है कि हमें एक्सपांड करना चाहिए ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सपांशन? फॉर एग्जांपल, मेरा एक छोटा सा बिजनेस है जो मैं एक लोकेलिटी में चलाती हूँ, लोकल बिजनेस है। अभी वो अच्छा खासा चल भी रहा है। अभी मुझे लगता है कि मुझे उस लोकल बिज़नेस को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाना है, उसके बाद या तो मुझे स्टेट लेवल पे लेके जाना है या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। दिस इज़ नोन एज एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, जहां आप आपके बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो। So modern machines and modern techniques are required for expansion and diversification. अगर आपको आपके बिजनेस को एक्सपांड करना है या डाइवर्सिफाई करना है यानी समझो आपका बिजनेस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन कंज्यूमर्स को देता है। फॉर एग्जांपल, आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाते हो। स्किन केयर प्रोडक्ट्स यानी लोशन, सोप्स है, शैम्पूज़ है, ये सारे प्रोडक्ट्स अगर आप बनाते हो, कल जाके आपने सोचा कि मुझे फूड रिलेटेड जो ईटेबल प्रोडक्ट्स है वो बनाने हैं। ईटेबल यानी जैसे मैगी है, पास्ता है, सॉस है या फिर जैम है, ये सारी प्रोडक्ट्स अगर आपको बनाने हैं यानी आप नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाना चाहते हो। ये दोनों चीज़ों के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। या तो आपको एक्सपांशन करना है यानी आपको आपका बिजनेस लोकल से नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना है, आपको पैसे की ज़रूरत है। या तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है। डाइवर्सिफिकेशन यानी प्रोडक्ट्स बढ़ाने हैं या प्रोडक्ट्स लाइन को बढ़ाना है। दोनों ही चीज़ों में आपको क्या चाहिए? फाइनेंस की ज़रूरत है। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड्स मनी टू परचेज मॉडर्न मशीनरी एंड टेक्नोलॉजीज़। देखो, जब आप प्रोडक्ट्स बढ़ाने की बात करते हो या जब आप एक्सपांशन की बात करते हो यानी प्रोडक्शन बढ़ाना है आपको। जब आप लोकली डील करते थे तो आपको कुछ दिन में आप 100 प्रोडक्ट्स बनाते थे, 100 प्रोडक्ट्स बेचते थे। पर अगर आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे आपका बिजनेस करने की बात कर रहे हो तो क्या 100 प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन काफ़ी है? नहीं। तब आपको आपका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। शायद आपको लैक्स में प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तब आपको नई मशीनरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करके दे। Therefore, finance become mandatory for expansion and diversification of the company. So कोई भी कंपनी को अगर आपको एक्सपांड करना है या आपको डाइवर्सिफाई करना है, आपको फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज़ मैनेजिंग रिस्क। कंपनी हैज़ टू मैनेज सेवरल रिस्क। यस, अगर आप बिज़नेस की बात करते हो तो रिस्क तो आती ही है। तो कंपनी को बहुत सारे रिस्क से डील करना पड़ता है, जैसे कि सडन फॉल इन सेल्स। एक कंपनी अच्छा खासा सेल कर रही है और कुछ टाइम बाद उसके सेल्स अचानक से कम होने लगते हैं, तो ये भी एक लॉस है। शायद से कोई और कॉम्पिटिटर आ गया है मार्केट में। उसके बाद लॉस ड्यू टू नेचुरल कलामिटीज़, कोई फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक्स आ गए, उससे कंपनी के सेल्स पे असर पड़ सकता है और वो भी एक रिस्क है कंपनी के लिए। उसके बाद लॉस ड्यू टू स्ट्राइक्स। बहुत बार ऐसे होता है कि कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, प्रोडक्शन नहीं हो पाता, वो भी कंपनी के लिए लॉस है और ये भी एक रिस्क है।
तो कंपनी नीड्स फाइनेंशियल एड टू मैनेज सच रिस्क। तो कंपनी को क्या करना है, कंपनी को ऐसे टाइम पे, ऐसे रिस्क के टाइम पे कैसे अपने फर्म फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना है ताकि उस रिस्क को हम टैकल कर सकें। उसके बाद है रिप्लेस ओल्ड एसेट्स। Assets such as plant and machinery become old and outdated over the years। कंपनी में बहुत सारे एसेट्स होते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है। ये ऐसा तो नहीं है कि प्लांट एंड मशीनरी एक बार ले ली तो सालों साल चलेंगी, नहीं, वो कभी तो ओल्ड हो जाती है, कभी तो आउटडेटेड हो जाती है। तो आपको वो एसेट्स को रिप्लेस करना पड़ता है, नए एसेट्स परचेज करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत है। उसके बाद पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट। फाइनेंस इज नीडेड टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स, बैंक्स एक्सेट्रा। अभी थोड़ी देर पहले अपनी बात हुई थी कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको पैसा रेज करना पड़ता है। और पैसे आप कैसे रेज कर सकते हो, बाय द इशू ऑफ शेयर्स और बाय द इशू ऑफ डिबेंचर्स। मुझे बताओ, जब शेयर होल्डर आपके कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप उसे क्या देते हो, डिविडेंड देते हो। और जब एक डिबेंचर होल्डर आपके कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप उसे क्या देते हो, इंटरेस्ट देते हो। तो जब भी आपको किसी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना है या डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना है, या अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट आपको पे करना है, तो ये सारी पेमेंट्स के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत है। एंड लास्टली, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। Company has to pay taxes to government such as income tax, goods and services tax। Yes, कंपनी को बहुत सारे टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं। इनकम टैक्स है, जीएसटी है, और बहुत बार रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को कुछ फ़ीस भी पे करनी पड़ती है। ये सारी फ़ीस और टैक्सेस पे करने के लिए कंपनी को कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत है। अब मुझे बताओ, कोई भी कंपनी में फाइनेंस इम्पॉर्टेंट है? ज़रूर है, बिकॉज़ विदाउट फाइनेंस कंपनी में कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। ना प्रोडक्शन हो सकता है, ना मार्केटिंग हो सकता है, ना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो सकता है, ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकता है, ना आप एक्सपांशन कर सकते हो, ना डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, ना आप नई टेक्नोलॉजी ला सकते हो। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आपको करनी है तो आपको क्या इम्पॉर्टेंट है, फाइनेंस। सो फाइनेंस इज़ द प्राइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। This was all regarding the importance of corporate finance. Thank you.